तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के तीन केस हैं हमारे पास। तीन केसेस में क्या है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, या फिर मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। सबसे पहले तो ये बताता हूँ सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, ध्यान से समझना, इसको यहाँ बनाना मत। सर मान लो मैंने अपने पास में एक एसेट परचेज किया, एसेट का नाम है सर इन्वेस्टमेंट। ये मेरी बैलेंस शीट और यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी किसी भी चीज में, तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी सर 5 लाख रुपए की। अब मेरा ना इसको देख देख के बार बार दिल धड़कता रहता है कि कहीं इसकी वैल्यू कम ना हो जाए, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैं डरता हूं इसकी फ्लक्चुएशन से। फ्लक्चुएशन आती है ऊपर और नीचे, तो मैं इसकी फ्लक्चुएशन से बहुत डरता हूं। ऊपर वाली फ्लक्चुएशन से मेरे को डर नहीं लगता, ये मेरे लिए फेवरेबल है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मैं भगवान जी से रोज कहता हूं भगवान ये सिचुएशन ना आए कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे चली जाए। फिर भी मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेता हूं मैं, ये जो नीचे जा रही होती है फ्लक्चुएशन उसके लिए, तो मैं बना लेता हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कहा कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैंने अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 2 लाख रुपए का बना लिया। यानी कि ये कितना भी कम हो जाए, मुझे ये विश्वास है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है कितना भी कम हो जाए लेकिन 2 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। तभी मैंने क्या बना दिया इसके ऊपर, तभी मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया है 2 लाख रुपए का। बात समझ में आई जी? यस सर। तो सर मैं क्या करता हूं, अब अलग अलग सिचुएशंस हैं मेरे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, उसकी बुक वैल्यू भी है। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने बनाया कहां से है पता है, ये बनाया है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस आया था पता है कहां से आया था, वो पार्टनर्स की कैपिटल में से आया था। सर पार्टनर्स की कैपिटल में से आया था, हाँ मैं समझाता हूं कैसे। मान लो मेरे को साल 2008-9 में कोई प्रॉफिट हुए, 2008-9 में कोई प्रॉफिट हुए, और फिर 2009-10 में प्रॉफिट हुए, तो मैं इसको अपने घर लेके जा सकता था। लेट से 10 लाख के हुए थे, लेट से 11 लाख रुपए के हुए थे, तो मैं इसको अपने घर लेके जा सकता था थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन मैंने यहां से ना ले जा करके इसको कहां ले गया, मैं इसको मैं ये काम ना करके मैंने इन प्रॉफिट्स को कहां डाल दिया, P&L अकाउंट में डाल दिया। मैंने कहा भाई आज नहीं तो कल हो सकता है मुझे कुछ अमाउंट्स की जरूरत पड़े, तो अपना पेट काट करके मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए जमा कर दिए। ये 10 + 11 में से 5 लाख रुपए मैंने P&L अकाउंट में डाल दिए कि मैंने एक रिजर्व बना लिया। रिजर्व बना करके क्या कर दिया कि भाई अपने आप को सिक्योर कर लिया कि अगर मुझे कोई वैल्यू की जरूरत पड़ी, अगर कुछ ऐसा हुआ आज नहीं तो कल, मेरे को कोई जरूरत पड़ रही है, कोई मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, तो मैं यहां से पे कर सकता हूं। अब इसी जो ये फ्री रिजर्व था, ये क्या था, ये फ्री रिजर्व था। इसी फ्री रिजर्व में से मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया है। तो सिंपल सी बात है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां से आया है सर, प्रॉफिट से आया है। प्रॉफिट्स के ऊपर किसका अधिकार था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक तरह से हमारे पार्टनर्स ने अपना पेट काट करके बनाया है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, ओके। अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी है। तो मेरा केस 1 क्या कहता है, कहता है अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, मान लो मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है, और बुक वैल्यू भी है 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है, नो फ्लक्चुएशन, नो फ्लक्चुएशन। यानी कि जो मैंने सोचा था, जो मेरे पास लिखी हुई थी, वही मेरे मार्केट वैल्यू भी है, तो कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं हुई। अब कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई, अब अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई तो सर ये मेरा हो क्या रहा है, फुल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या हो रहा है सर, फ्री हो रहा है, फ्री। ये क्या हो रहा है सर,
फ्री हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, फ्री हो जाता है ये। और जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो मैं क्या कहता हूं, जितने भी फ्री रिजर्व्स है ना उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, क्योंकि आज से पहले उसको बनाया किसने था, ओल्ड पार्टनर्स ने ही बनाया था। तो सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री हो जाएगा और फ्री होकर के ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग्स ओल्ड पार्टनर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एज द केस में भी। हाँ जी सर, ये बात समझ में आई है आपको, जल्दी से बताओ। यस सर। अगर नहीं समझ में आई या कोई शंका है तो दोबारा पूछ लो। तो आ गई। ठीक है, आ गई, ओके। अब सर मैं ना क्या करता हूं, मैं यहां पे ये तीसरे वाला केस पहले ले लेता हूं कि अगर मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा है तो क्या होगा, अगर मार्केट वैल्यू है ज्यादा है तो क्या होगा। मान लो सर मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो थी, मार्केट बुक वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 5 लाख थी, बुक वैल्यू 5 लाख, और मेरी जो मार्केट वैल्यू थी सर वो हो गई 7 लाख। मार्केट वैल्यू हो गई सर 7 लाख, यानी कि खबर क्या है, खबर अच्छी है। ये क्या है सर, पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन है ना। अब पॉजिटिव सिचुएशन में पॉजिटिव क्या है सर, दो चीजें पॉजिटिव हैं। नंबर 1 तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो फ्री हो गया है, और सर अगर फ्री हो गया है तो इसका क्या होने वाला है, इसका होने वाला है सर ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जैसे कि इस केस में हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इन ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2 एक चीज और होने वाली है, जो हमारे को प्रॉफिट हुआ है ना सर ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ही तो है कि हमने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यूएट किया, हमने मार्केट में उससे पूछा तो 2 लाख रुपए हमें बढ़ी हुई मिली। तो ये जो प्रॉफिट है ना जो रीवैल्यूएशन पे हुआ है फॉर ₹2 लाख, इसके साथ में क्या होने वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है ओल्ड पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है ओल्ड पार्टनर्स में। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि डायरेक्टली नहीं जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से जाएगा। ठीक है जी, चलो आओ फिर इसकी जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। सबसे पहले तो सर यहां पे नंबर 1 वाले की एंट्री क्या आ जाएगी, नंबर 1 वाले की वही एंट्री आएगी जो अभी हमने लिखी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नंबर 2 एंट्री क्या हो जाएगी सर, सबसे पहले तो हम रीवैल्यूएट करेंगे ना इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी,
और फिर ये रीवैल्यूएशन के अंदर जो प्रॉफिट्स आ गए हैं ये कहां चले जाएंगे, ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो हम क्या एंट्री बना देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक, ये लो, ये पूरा का पूरा नोट करो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते। जब नोट हो जाए मेरे को बता देना। ओके सर। हो गया, कुछ पूछना तो नहीं है? बोलो। नोट है। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, कुछ पूछना है क्या? सर अभी नोट कर रहा है। अभी नोट कर रहे हो क्या? यस। अब इसको यहां से हटा देते हैं, भगा देते हैं सबको, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। अब हमें करना है सर केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 हमारे को अलग अलग सिचुएशंस बताता है। आ जाओ जी, समझ लेते हैं इसको भी। केस नंबर 2 कहता है हमारे को तीन सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर 1 कि सर फॉल तो आया है, मार्केट वैल्यू में फॉल आया है, कम आया है बुक वैल्यू से। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो गई है बुक वैल्यू से, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 5 लाख। अब फॉल कितना आया है? ठीक है, और मेरे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था सर 2 लाख रुपए का। तो मेरा केस 1 क्या कहता है? मेरा केस 1 कहता है कि फॉल इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि वैल्यू तो कम हुई लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि जिसकी हमने तैयारी ना कर रखी हो। इसका मतलब इस केस के अंदर मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है? मेरी मार्केट वैल्यू हो जाती है, मान लो अपने पास में 4,50,000। तो देखो कितना डाउनफॉल आया है सर, 50,000 रुपए का डाउनफॉल आया। और 50,000 रुपए के लिए मैंने कितने की तैयारी कर रखी थी सर? 2 लाख रुपए की तैयारी कर रखी थी आपने। 50 लाख रुपए का डाउनफॉल आया है और आपकी तैयारी कितनी थी? 2 लाख रुपए की थी। तो हम सह जाएंगे इसको। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा सर कि पहले तो हम जो फॉल आया है ना उसको एडजस्ट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और फिर रिमेनिंग जो फ्री हो जाएगा ना उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स। तो हम क्या लिखते हैं सर? हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको तो हम खत्म कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? एक तरीके की बिजनेस की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी खत्म हो जाती है तो क्या हो जाती है सर? डेबिट हो जाती है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेट्स से 3 बंदे थे हमारे पास में, ए बी सी, ठीक है, इक्वल थे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का खत्म हुआ सर? 2 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट के काम कितना आया सर? 50,000 रुपए। ए के पास में एज अ फ्री रिजर्व, ये क्या है हमारे पास में? ये फ्री हो गया, 1.5 लाख रुपया फ्री हो गया, फ्री हो गया है। तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा कितना सर? इक्वल था, मान लो 50,000 50,000 50,000, डन। ये किस रेशो में? 1:1:1 की रेशो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है जी। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, और नया पार्टनर आ रहा है तो जितने भी पुराने रिजर्व्स है ना, उनको हमने डिसॉल्व करना है, और उनके ऊपर अधिकार किनका है? उनके ऊपर अधिकार है, अगर वो फ्री हैं तो उसके ऊपर अधिकार है पुराने पार्टनर्स का, क्योंकि ये रिजर्व्स बने थे P&L अकाउंट से, जिसके ऊपर पुराने पार्टनर्स का ही अधिकार था। ये केस समझ में आया गुरुजी? बोलो सर। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं सर यस आगे। सर। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे क्या लिखा हुआ है? फॉल तो आया है, लेकिन फॉल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब देखो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इस केस में सर? हमारी मार्केट वैल्यू हो गई 3 लाख रुपए। तो 5 लाख से ये 3 लाख पे पहुंच गई, यानी कि 2 लाख कम हो गई, और हमारी तैयारी भी 2 लाख रुपए की थी। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पूरा का पूरा 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने में काम आ गया, ठीक है सर। अब तीसरा केस क्या कहता है? कहता है फॉल जो है ना वो बहुत ज्यादा है सर, फॉल इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बहुत ज्यादा है, यानी कि मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई थी 5 लाख रुपए की, और मेरी जो मार्केट वैल्यू पहुंच गई ना, उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख रुपए बनाया हुआ था। तो जो मेरी मार्केट वैल्यू पहुंच गई वो पहुंच गई सर 1 लाख रुपए। 1 लाख नहीं तो चलो हम इसे कहते हैं सर ये 2 लाख रुपए पहुंच गई। तो डाउनफॉल कितने का आया है सर? डाउनफॉल आया 3 लाख रुपए का, 5 से 2 पे पहुंच गई, 3 लाख रुपए का डाउनफॉल आ गया। अब 3 लाख रुपए का डाउनफॉल आ गया, हमारी तैयारी तो सिर्फ 2 लाख रुपए की थी। अब क्या करें? ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो गया है तो क्या कर सकते? सबसे पहले तो सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम पूरा कंप्लीटली किसको दे देंगे? हम बिल्कुल दे देंगे किसको? अपने पास में जो मार्केट वैल्यू डाउन हुई है इसको। तो हम क्या कहते हैं इसके लिए? जनरल एंट्री क्या बना देंगे हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, ठीक है जी। और नीचे एक लाइन छोड़ करके टू इन्वेस्टमेंट। अब सर इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल कितने का आया था? इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल 3 लाख रुपए का आया था, और हमारे पास रिजर्व के अंदर कितने हैं? सिर्फ 2 लाख है, और डेबिट और क्रेडिट मैच ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो अब की बार कौन आया सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 1,00,000 रुपए से। यानी कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया, याद है अभी थोड़ी देर पहले भी रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया था जब मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, यानी कि अब घट गई और बहुत ज्यादा घट गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब सोचो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आए थे तब ओल्ड पार्टनर्स इस प्रॉफिट को लेने आ गए थे, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ लॉसेस आए हैं, तो उसके लिए किसकी ऑब्लिगेशन बनती है सर, ओल्ड पार्टनर्स की ही बनती है। तो हम क्या एंट्री लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एंट्री लिख देंगे सर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मान लो यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में कितने थे सर, 1,00,000 रुपए थे, और तीनों में इक्वली बंट जाएंगे। ठीक है, 33,333, 333, 3333, 33,334, एक को थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, 1 रुपया। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 एंट्रीज आ जाती है। ठीक है जी, ये है हमारे पास में टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको आप नोट कर सकते हैं सर, पहले भी हमने नोट किया। ठीक, ये पूरा का पूरा है। सर हाँ जी सर। सर ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया, ये हम मतलब फर्म जो है पार्टनर से पैसा ले गए इस लॉस का, तभी ये डेबिट हुआ ना। हाँ जी सर, क्योंकि ये ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला था ना, ये फॉर द टाइम बीइंग खुला था, और फिर इसको हमें क्लोज भी करना होगा, और क्लोज करना होगा तो सर इसको क्रेडिट करना होगा 1,00,000 रुपए से, क्योंकि ऊपर ये 1,00,000 रुपया डेबिट हुआ है। और फिर ये ऑब्लिगेशन किसकी बन जाएगी, ये ऑब्लिगेशन बन जाएगी सर ओल्ड पार्टनर्स की। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में था सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो सर, अब क्या होता है, ये ए और बी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थे, ए एंड बी हाफ हाफ में। ये सी भाई साहब आए हमारे पास, सी भाई साहब एंटर हुए हमारे साथ में हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, तो सी पता है क्या कहता है, सी कहता है कि सर हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट होगा, उसको इंटरेस्ट होगा यहाँ पे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज में। मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के अंदर सर एसेट्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है सर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, और हमारे पास में हमारी लाइबिलिटीज लिखी हुई है, कुछ क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, कुछ बिल्स पेबल लिखे हुए हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई है। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास में दिया हुआ है कि सर हमारे कोई एसेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास में कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर की हमने कोई फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बना रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ना इनकी वैल्यू लिखी हुई थी, ये 5 लाख, ये 7 लाख, और ये 10 लाख रुपए। क्रेडिटर्स की वैल्यू लिखी हुई थी 5 लाख, बिल्स पेबल की लिखी हुई थी 7 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी की लिखी हुई थी मान लो 2 लाख। अब ये मत समझना कि सर ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, क्योंकि सर ये एक्सट्रैक्ट्स है,
यहां मैंने सिर्फ आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात बताई है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और हमारे एसेट्स। अब जब सी आता है ना, तो सी कहता है एक बात बताओ, आपने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5 लाख लिखी हुई है, क्या ये सच में 5 लाख रुपए है? तो ए और बी कहते हैं आपको क्या लगता है 5 लाख नहीं है? तो वो कहता है रीवैल्यूएटर को बुला लो एक बारी। रीवैल्यूएटर कौन है? एक पर्सन है, एक पर्सन है जो कि सारी प्लांट एंड मशीनरी, सारे एसेट्स को चेक करता है। ये रीवैल्यूएटर है, चालाक चतुर, ठीक है जी, सिंह ऊपर की तरफ। तो ये एक पर्सन है जिसको कि हम क्या कहते हैं? रीवैल्यूएटर। ये सारी प्लांट एंड मशीनरीज की वैल्यू और एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू इस तरीके से बताता है। क्या बताता है? आप ध्यान से सुनना। कहता है प्लांट एंड मशीनरी, देखो ये रीवैल्यूएटर रेड पेन से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे इनकी वैल्यूज में अलग अलग तरीके से रेड पेन से ही लिख रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5 लाख नहीं है सर, 4 लाख है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोलता है कि सर लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 7 लाख रुपए की नहीं है, 10 लाख रुपए की है। इन्वेस्टमेंट जो आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए की लिखी हुई है, ये 10 लाख नहीं है, ये 12 लाख रुपए की है। और फिर है ना, वो पूरे फॉर्म के अंदर सारी चीजें खोजता फिरता है, तो इसके हाथ में ना एक पुरानी टाइपराइटर मशीनरी लग जाती है। टाइपराइटर, टाइपराइटर लग जाता है इसके हाथ में, जो कि करीब 25,000 रुपए का है। तो मिस्टर ए और बी भी खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा टाइपराइटर भी है हमारे पास में, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो रीवैल्यूएटर ये चीजें बताता है। एक एक्स्ट्रा चीज उसने निकाल करके दिखाई है हमें, जो कि अनरिकॉर्डेड थी। और अनरिकॉर्डेड एसेट था ये हमारा, ठीक है जी। अब रीवैल्यूएटर यहां पे खत्म नहीं हो जाती इसकी बात। ये पता है क्या बताता है? ये बताता है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं ना, वो 5.5 लाख रुपए के हैं एक्चुअली। और बताता है कि आपके जो बिल्स पेबल है ना, आपके जो बिल्स पेबल हैं वो सर इस टाइम पे 4 लाख रुपए के हैं, जिसको कि आपने 7 लाख रुपए पे लिख रखा है। और साथ ही वो बताता है एक और चीज, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसे ही लिख देता हूं मैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। वो बताता है कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एक 30,000 रुपए की भी आपके सिर पे है, क्योंकि वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को खोज करके देख लेता है। अब रीवैल्यूएटर के ये सारे के सारे पॉइंट बताने के बाद ए, बी और सी को क्या पता लगता है? क्या पता लगेगा? बोलो, रिजल्ट क्या पता लगेगा? रिजल्ट में इनको पता लगता है कि हमारे एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, और हमारे एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। कोई एसेट इंक्रीज हो गया, कोई एसेट डिक्रीज हो गया, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी हमारे पास में आ गया है, जो कि आज से पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था। ठीक है सर, ये पता लगता है इनको। और क्या पता लगता है? और पता लगता है सर हमारे पास में कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं जो इंक्रीज हो गई हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं जो कि डिक्रीज हो गई हैं, और कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी हैं। ये रिजल्ट में इनके सामने आता। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? मेरी इस बात से सहमत है कि हाँ सर ये चीज इनके दिमाग में आई है? हाँ, इनको पता लगा है कि सर रीवैल्यूएटर ने हमारी ये पिक्चर रखी है। ठीक है सर। तो अब देखो,
कोई भी एसेट, अब ना सी को ना, सी एक बात कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सी कहता है कि सर आपके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5 लाख थी, रीवैल्यूएटर ने बोला है कि ये 5 नहीं 4 लाख है। तो ए और बी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इस पे जो हमें 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, हम इसको मिल बांट करके आपस में बांट लेंगे। 1 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है, इसको हम तीनों आपस में मिल के बांट लेंगे, ए बी और सी। तो सी नाराज हो जाता है, कहता है अच्छा ऐसे कैसे, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ काम करना शुरू भी नहीं किया, तो मैं इस 1 लाख रुपए के लॉस को तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा। ठीक है। फिर ना सी कहता है एक बात, सी कहता है मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख रुपए की है जो तुमने बुक में लिखी हुई थी, और ये अब दिखाई दे रही है 10 लाख रुपए की। तो क्यों ना ये जो 3 लाख रुपए का बेनिफिट है, इसको हम तीनों आपस में बांट लें। अब की बार सी कहता है सर, तो ए और बी कहते हैं अच्छा जब हमारे साथ लॉस शेयर करने की बात हो रही थी तब तो आपने किया नहीं, अब ये प्रॉफिट्स भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर एक बात जान लो, ये रिजल्ट के वे में जिस भी चीज के ऊपर इफेक्ट पड़े, इसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये जो नया पार्टनर है ना, ये तो अभी अभी आया है, और ये जो प्रॉफिट्स या लॉसेस हुए हैं ये पहले के वजह से हैं। तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, या फिर इसके लिए क्या नाम है राइट्स और ऑब्लिगेशन किसके है? सर ओल्ड पार्टनर्स के हैं, सर ओल्ड पार्टनर्स के हैं। तो सर इन सारी चीजों को एडजस्ट करने के लिए, इन सारी की सारी चीजों को एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसके के अंदर हम सारी की सारी ये चीजें जो है रिकॉर्ड करेंगे, और इसका अकाउंट का हम नाम रखते हैं सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर हम इसको प्यार से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसमें जो भी हमारे पास में होंगे प्रॉफिट्स या लॉसेस, इससे क्या निकल करके आएगा, इससे निकल करके आएंगे सर हमारे पास में प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। ये प्रॉफिट्स और लॉसेस किसके पास चले जाएंगे? सर ओल्ड पार्टनर्स के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर आज से पहले सी का कोई लेना देना ही नहीं था, और ये आज से पहले की फिगर्स हैं जिनमें आज चेंज आया है, तो इसके आने से पहले की कहानी है ये। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर अपने पास में, क्या पढ़ रहे हैं हम? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये पढ़ रहे हैं सर। ठीक है ना? अच्छा जी, तो चलो अब सोचते हैं कि इसकी क्या जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, इनकी क्या जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है सर, आ जाओ इसको हटा देते हैं। जिस बच्चे ने नोट ना किया होगा वो क्या कर लेगा, बाद में वीडियो को पॉज करके देख लेगा। ठीक, देखो जी इसको ही हटाना है हमें बस। हाँ जी, अब हमारे पास में सिचुएशंस क्या क्या हैं, ध्यान से देखना। नंबर 1 सिचुएशन है सर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन एसेट। अब इंक्रीज क्या होते हैं सर? इंक्रीज हमारे लिए प्रॉफिट्स होते हैं, और अगर रीवैल्यूएशन के अंदर एसेट की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है तो हमारा एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है। कहते हैं ना एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट डेबिट है, डेबिट
हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी इसके लिए हमारी एंट्री बन जाएगी। अब देखो क्या चीज इंक्रीज हुई थी सर, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई थी ना, 7 से 10 लाख रुपए पे पहुंच गई थी। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से सर, 3 लाख रुपए से। भाई 7 लाख तो रिकॉर्डेड थी, अब 10 लाख पे पहुंच गई है तो 3 लाख और आ गया। तो हम क्या कहेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड। ठीक है सर। अच्छा ये तो इंक्रीज का केस था। अगर मान लो कुछ डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन एसेट, तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी बिल्कुल। क्या एंट्री बन जाएगी सर, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुई थी ना 1 लाख रुपए से, तो हम क्या एंट्री बना देंगे, रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन की जगह पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा सर, हम उसे क्रेडिट कर देंगे। और रीवैल्यूएशन एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जहां पे हम डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पे इनकम्स लिखते हैं। तो सर अब एक्सपेंडिचर या फिर लॉसेस हो रहे हैं हमारे, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। कितने रुपए से कर दूं सर, 1 लाख रुपए से कर दीजिए। और नरेशन में हम क्या लिख सकते हैं, नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज बाय 1 लाख, सिंपल। अच्छा जी, अब थर्ड हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब सोचो अनरिकॉर्डेड एसेट है, जैसे कि टाइपराइटर था, कितने का टाइपराइटर था हमारे पास में, टाइपराइटर था हमारे पास में कितने का, 25,000 रुपए का। और हमें आज से पहले खबर ही नहीं थी कि हमारे पास कोई टाइपराइटर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर टाइपराइटर को आज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हैं एज एन एसेट, यानी कि हमारी एसेट्स की लिस्ट बढ़ गई। और अगर एसेट्स की लिस्ट बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे सर, एसेट्स की लिस्ट को डेबिट कर देंगे। तो हम क्या एंट्री बना देंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी, अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए। अब देखो मेरी बात, यहां पे ना एक चीज और थी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम कर सकते हैं ये चीज, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम इंक्रीज वाली एंट्री बनाना चाहें ना, नहीं डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट, हाँ इंक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे ना मैं इधर इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट हुई थी सर, 2 लाख रुपए से। तो यहां पे अब मैं 5 लाख रुपए लिख सकता हूं, ठीक। अच्छा जी, अब हमारे पास में अनरिकॉर्डेड एसेट की बात हो रही है, हम क्या कहते हैं सर, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो टाइपराइटर था ना वो हमारे पास, हम क्या एंट्री बना देंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से सर, 25,000 रुपए से। ठीक सर। अब हमारे पास क्रेडिटर्स की वैल्यू थी, देखो जी अब लाइबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक। ये 5th एंट्री हमारे पास। अगर हमारी लाइबिलिटीज जो हैं, अगर हमारी लाइबिलिटीज जो हैं वो क्या हो जाती है सर, इंक्रीज हो जाती है। क्या है सर, ये देखो क्रेडिटर हमारे 5 लाख के थे,
और कितने पे रीवैल्यूएशन करने के बाद पहुंच गए, 5,50,000 पे पहुंच गए, यानी कि 50,000 रुपए। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये हमारे लिए एक तरीके के नुकसान है, तो हम क्या कर देंगे सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज अगर होगा तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है सर, क्रेडिट हो जाती है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने से सर, 50,000 रुपए से। और नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग क्रेडिटर्स रीवैल्यूएटेड एट इंक्रीज ऑफ ₹50,000। ठीक सर, अगर सोचो डिक्रीज हो जाए इन लाइबिलिटीज तो ये तो खुशी की बात है ना, हमें बेनिफिट्स हो जाएंगे कि हमारी लाइबिलिटीज जो है वो कम हो गई। तो बेनिफिट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, और लाइबिलिटी जब कम हो जाती है तो क्या हो जाती है सर, डेबिट हो जाती है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे सर, कौन सी लाइबिलिटी हमारी कम हो गई थी, चेक करो जरा, बिल्स पेबल 7 लाख रुपए के थे, बिल्स पेबल 7 लाख रुपए के थे, और रीवैल्यूएटर ने बताया 4 लाख रुपए के हैं। तो सर हमारे को क्या एंट्री बनानी है, हम बोलेंगे सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से सर, 7 से 4 पे पहुंच गया तो 3 लाख रुपए। ठीक है सर। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी, देखो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी थी ना हमारे पास, ये रही 30,000 रुपए की। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी तो आज से पहले हमें इसको पता ही नहीं था कि हमारे पास ये लाइबिलिटी भी है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि लाइबिलिटीज की लिस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाएं तो क्या हो जाती है सर, क्रेडिट हो जाती है। तो हम यहां पे लिखते हैं सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी सर, ये एक तरह से इंक्रीज इन लाइबिलिटी ही है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। ये कोई भी हो सकती है, कितने की बताई थी हमारे क्वेश्चन में सर, 30,000 रुपए की। तो ये हमने यहाँ पे 30,000 रुपए, और इसकी नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹30,000 नाउ रिकॉर्डेड। ठीक, तो ये हमारा टोटल है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे केसेस थे जो हमने क्वेश्चन को बनाया और फिर उसके अंदर हमने ट्रीटमेंट सीखे। ये पहले ये 3 एंट्रीज एसेट्स के लिए, नंबर 1 अगर एसेट में इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है या अनरिकॉर्डेड एसेट होता है। और फिर सेम चीज हमने लाइबिलिटीज के लिए सीखी कि सर अगर हमारे पास में इंक्रीज लाइबिलिटी में होता है, डिक्रीज होता है लाइबिलिटी में, या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी होती है, तो हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। एक क्वेश्चन के हिसाब से हमने इस चीज को सीखा। अच्छा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हमारे पास में अगर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर होते हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, अब 6 एंट्रीज हम लिख चुके हैं। 7th एंट्री, प्रॉफिट्स इन रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर लॉसेस इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और लॉसेस ऑन रीवैल्यूएशन।
तो सर अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो ये कहां चले जाते हैं, हमारे पास में ओल्ड पार्टनर्स के पास में। तो हम एंट्री क्या बना देंगे सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा ये एंट्री हमने क्यों लिखी, देखो ये जो प्रॉफिट्स होंगे ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स के पास में, और उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल इंक्रीज होती है तो सर क्रेडिट हो जाती है, और सर प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो प्रॉफिट्स कहां आते हैं हमारे पास में, जैसे हम P&L अकाउंट भी बनाते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते थे, तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो जब उसमें प्रॉफिट आते हैं तो डेबिट साइड पे आते हैं, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। अगर लॉसेस की बात होती है तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन में हम क्या लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट्स ऑन रीवैल्यूएशन of assets and liabilities transferred to old partners in old profit sharing ratio। ठीक है जी, ये नरेशन है। और सेम नरेशन हमारे पास में लॉसेस के लिए भी आ जाएगी, वहां हम क्या लिख देंगे, बीइंग लॉसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, सेम चीज। तो ये हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये इस तरीके से ओवर हो जाता है।